नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे पीवाईक्यू विद अंकुश पर। और हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जिसमें हमारे 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये हमारी क्लास नंबर 4 रहने वाली है। इससे पहले हमने 3 मैथ की क्लास करा दी हैं, जो कि 17 अगस्त 2022 की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों के सॉल्यूशन हमने करा दिए हैं। दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो या तो आपका पेपर बना देता है या बेकार कर देता है। इसलिए आज के सेशन में हम सिर्फ आंसर नहीं बल्कि हर क्वेश्चन का क्लियर लॉजिक, शॉर्टकट और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच समझेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, इसमें हमें एक श्रृंखला दी गई है। तो आगे ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन में दिया गया है 1AZC2, 3DYF4, 7GXI और 8। अब आगे क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे पहले हम पेन को पतला कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या है हमारी, इसमें +2 हो रहा है और इसके अगले वाली जो संख्या है इसमें हमारा प्लस का 2 हो रहा है। इसके बाद यहाँ से देखें तो ये प्लस का यहाँ पे फिर 4 हो रहा है और इस संख्या में भी यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है। तो आगे आने वाली जो संख्या है इस तरफ, तो या तो इस 7 में +8 होगा या फिर +6 होगा। और जो आने वाली 8 संख्या है इसमें भी या तो प्लस का 6 होगा या फिर प्लस का 8 होगा। प्लस का अगर 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 7 15 है, और इसमें अगर 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 8 16 है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, ए से यहाँ पे डी हो रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं हम प्लस का 3 हो रहा है, यानी कि ये जो सीरीज है ये +3 पे चल रही है। तो जी के बाद एच, आई और जे, यहाँ पे हमारा अगला जो अल्फ़ाबेट है वो जे आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में एक ही ऑप्शन मिल गया है जिसमें 15 भी है 16 भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है नंबर 10 का। इसमें हमारी दिशा और दूरी वाला ये चैप्टर है रीजनिंग का, और इसमें जो सवाल है ये यहाँ पे एक पॉइंट मान लेना होता है हमको, जैसा कि सवाल में दिया गया है एक्स पॉइंट है। और ये जो दिशा मानने की अपने हिसाब से आप दिशा मान सकते हैं, जैसे कि मैं अपने घर के हिसाब से दिशा मानता हूँ कि इस नीचे तरफ पूर्व मान लेता हूँ, ऊपर तरफ हम पश्चिम मान लेते हैं, दूसरी साइड हम यहाँ पे उत्तर मान लेते हैं और इस साइड मान लेते हैं हम दक्षिण दिशा। इस तरह से हम दिशा मान लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्स जो बिंदु है यहाँ पर, तो एक्स बिंदु से 70 मीटर उत्तर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 70 मीटर चल गया। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ रहे हैं, इस तरफ जाएंगे तो बाएं ऑब्वियस सी बात है पश्चिम की तरफ हमारा बाएं होगा। बाएं मुड़ के 150 मीटर यहाँ पे चलते हैं। फिर पुनः वह बाएं ही मुड़ती है, यानी कि दक्षिण तरफ चली जाएगी और 70 यहाँ पे वापस आ जाती है। फिर वो एक बार बाएं मुड़ती है और 90 मीटर आ जाती है, यानी कि फिर से यहाँ पे इस तरफ आएगी और 90 मीटर फिर से आ जाएंगी। और फिर दाएं मुड़ती है, अब की बार ये दाएं मुड़ रही है, यानी कि इस तरफ मुड़ रही है और अंत में 100 मीटर यहाँ पे चल रही है। अतः वह बाएं मुड़ती है, एक बार फिर से बाएं मुड़ रही हैं और यहाँ पे 60 मीटर चलकर ये जेड बिंदु पे यहाँ पे आ जाती हैं। बिंदु एक्स से कितनी दूरी और किस दिशा में है ये हमको बताना है। देखो यहाँ से हम देख सकते हैं ये बिंदु से अगर यहाँ से चले थे तो ये 70 इस तरफ गए हैं, ये ऊपर की साइड ये 70 हमारे वापस भी आ गए हैं। तो ये जो 70 यहाँ से गए थे ये 70 यहाँ पे वापस आ गए हैं, तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारा 150 गए थे जो, लेकिन वापस हमारा 90 तक आए हैं, यानी कि नीचे यहाँ पे 60 बचा रहा होगा और 60 यहाँ पे बचा रहा है इस तरफ, और फिर 100 इस तरफ आ गए हैं हम। तो 60 यहाँ पे हम ऊपर साइड भी हैं और 100 इस तरफ हैं। इसके बाद 60 तो नीचे तो आ गए हैं लेकिन 100 इस तरफ आ गए हैं, यानी कि 60 ये जो है ये बराबरी में आ गया होगा। लेकिन जो 100 मीटर हमारा ये वाला जो बचा हुआ है बीच का ये 100, तो ये 100 मीटर दक्षिण है हमारा, और जो सेंटर है इस तरफ से हम दक्षिण आ जाएंगे और 100 मीटर आ जाएंगे। तो जो हमारा डी ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसे सवालों को समझने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बाकी इसमें कुछ नहीं होती है। इसमें दिया गया है कि जितने भी मोड़ हैं ये 90 डिग्री वाली ही हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम चैप्टर का क्वेश्चन आया है। तो कह रहा है गायत्री अपने घर से निकलकर, ये गायत्री हो गई हैं और ये हमारी दक्षिण दिशा हो गई है और ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई है, ये हमारी उत्तर दिशा हो गई है और ये हमारी पूरब दिशा हो गई है।
और ये हो गया है गायत्री जी का घर। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर चलती है, तो 100 मीटर ये दक्षिण दिशा की ओर चल गई। इसके बाद कह रहे हैं दाएं मुड़ते हैं, यानी कि दाएं हमारे पश्चिम तरफ पड़ेगा आपकी बार, और दाएं मुड़ के ये 120 मीटर चल रही हैं। वह फिर से दाएं मुड़ती हैं और 100 मीटर चलती हैं, यानी कि 100 मीटर चल के ये वापस वही उसी लाइन में आ गई हैं। इसके बाद अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती हैं, यानी कि नीचे की तरफ फिर से आ रही हैं। तो नीचे 120 तो ये जो चली थी ये भी आ गई हैं, और 60 और नीचे चली गई हैं, क्योंकि 180 टोटल यहाँ पे ये वाली चल रही हैं। अतः वह आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, जबकि सभी मोड़ 90 डिग्री वाली हैं। तो आरंभ बिंदु तो हमारी यहाँ पर है। हम यहाँ देख सकते हैं लाइन तो ज्यों की त्यों आ गई है, सिर्फ नीचे यानी पूरब तरफ 60 मीटर चले गए हैं। तो 60 मीटर की दूरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का है। इसमें कह रहे हैं कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है। स्वर आपको पता होगा कि जैसे कि ए हो गया, फिर ई हो गया, फिर ओ हो गया, फिर यू हो गया, फिर आई हो गया, ये हमारे स्वर होते हैं। तो ऐसे कितने व्यंजन हैं, बाकी इनको छोड़कर सारे व्यंजन ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जिनके ठीक पहले भी एक स्वर आता हो, ठीक बाद में भी एक स्वर आता हो। तो इसके पहले कुछ नहीं है, ये हो गया, ये नहीं है, फिर ए, इसके बाद एक तो ये हो गया हमारा, ए और ई है यहाँ पे। इसके बाद हमारा और कौन सा है, ए के नहीं है, यहाँ पे एक डब्लू वाला भी हो गया ये, इस दोनों के बाद ए और ई फिर से है। फिर यहाँ पे आगे और चलते हैं हम, ये भी नहीं है, और यहाँ पे फिर एक क्यू भी हो गया है, इसके ए और ई फिर से हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर से हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एच ए भी नहीं है, फिर एक के भी आ गया है जिसमें ई और यू है, फिर डब्ल्यू एच डी ए यहाँ पे भी नहीं है, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू ए भी आ गया है। तो कितने यहाँ पे राउंड लग गए हैं, एक तो एक ये लग गया, एक ये लग गया, एक ये लग गया, एक ये लग गया और एक लग गया। इसके अलावा हमें और कोई ऐसे व्यंजन नहीं दिख रहे हैं जो इनके ठीक पहले स्वर आता हो, ठीक बाद में भी एक स्वर आता हो। तो हमारा जो राइट आंसर है 5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का है। इसमें फिर से ये सीरीज वाला चैप्टर है कि अगली जो यहाँ पे संख्या ये कौन सी आएगी। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3, 7, 13, 21 और 31। अब आगे क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस सवाल में, ये जो यहाँ पे बढ़ रहा है ये +4 बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है +6 बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है +8 बढ़ रहा है, यहाँ पे +10 हो रहा है। तो अब ऐसी बात है, दो की सीरीज बढ़ रही है तो यहाँ पे +12 हो जाएगा, जो कि 31 में हम 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, जिसमें हमें 2 पैटर्न दिए गए हैं, एक 4, एक 25 और 6 वाला। दूसरा दिया गया है 3, 28 और 9 वाला। तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है और इसके बाद इन 4 ऑप्शन में उसी प्रकार का पैटर्न कौन से ऑप्शन में बनेगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न देखेंगे, 4 से स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो 4 चौको 16 6 22 नहीं होगा। अगर दोनों को जोड़ के डबल करेंगे 6 4 10 20 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम 4 और 6 का गुणा करेंगे तो 24 होगा, एक कम पड़ जाएगा। 9 का 3 से गुणा करेंगे 27, तो एक कम पड़ जाएगा। यानी कि इनका 4 और 6 का गुणा करके +1 कर रहे हैं तो हमारा 25 हमको मिल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे हम 3 और 9 का गुणा करेंगे और +1 करेंगे तो 28 हमको मिल रहा है। यानी कि आगे और पीछे वाली संख्या का गुणा करके उसमें +1 करेंगे तो यहाँ पे 14 का 4 से करेंगे 56 और एक 57 हो रहा, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। 12 और 8 का गुणा करेंगे 12 8 96 और एक 97, ये भी नहीं हो रहा। 3 का 6 से करेंगे 6 3 18 19, ये भी नहीं हो रहा। 7 का करेंगे 7 21 + 22, तो यहाँ पे 7 गुणा 3 और +1 करेंगे तो 22 हमारा हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार फिर से हमें सीरीज वाला क्वेश्चन मिल गया है, जिसमें दिया गया है 14, 17, 85 और 92 और इसके बाद अगला हमें बताना है अगला क्या आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 14 का गुणा 1 में कर रहे हैं तो 14 ही आ रहा है, या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, जुड़ नहीं रहा है। यहाँ पे +3 हो रहा है, फिर यहाँ पे 17 का 5 गुना हो रहा है, फिर यहाँ पे कितने जुड़ रहे हैं 85 +7 हो रहे हैं। यानी कि एक सीरीज हमको दिख रही है कि एक बार गुणा हो रहा है, इसके बाद +3 हो रहे हैं, फिर 2 बढ़ाकर गुणा हो रहा है, प्लस फिर 2 करके यहाँ पे प्लस हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे +2 फिर से करेंगे यानी कि 9 आएगा और प्लस यहाँ पे हो गया है तो अब की बार इससे गुणा होगा। तो 92 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से
तो आएगा 9 दूनी 18 और 9 नाम 81 और 1 82, 828 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का और इसमें कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। इसके अंदर 1, 2, 3 कथन दिए गए हैं और 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो इसके हिसाब से हमें इसका आंसर बताना है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम डायग्राम का उपयोग करते हैं और इसमें सबसे पहले हम शॉर्ट में गुलनार को हम जी लिखेंगे, पिटूनिया को हम पी लिखेंगे और सूरजमुखी को हम एस लिखेंगे, जिससे कि ज़्यादा पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कथन के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे गोला बनाकर। तो ये कह रहा है कि कुछ गुलनार पिटूनिया हैं और ऐसे कुछ हैं अगर, यानी कि सभी नहीं हैं, तो इस तरह से इनका डायग्राम बनेगा और ये जो डायग्राम है ये बन जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे ये हो जाएंगे गुलनार और ये हो जाएंगे यहाँ पे पिटूनिया। फिर कह रहा है कि सभी पिटूनिया सूरजमुखी हैं, सभी पिटूनिया सूरजमुखी हैं, यानी कि जो इसका डायग्राम है ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, सभी पिटूनिया सूरजमुखी के अंदर आ जाने चाहिए। तो कुछ इस प्रकार का ये वाला बन जाएगा और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे सूरजमुखी। फिर कह रहा है कि कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है, यानी कि कुछ सूरजमुखी तो गुलनार यहाँ पे आ गया है लेकिन कुछ नहीं है। तो इस तरह का डायग्राम जो हमने बनाया बिल्कुल सही बन गया है। अब इसी कथनों के हिसाब से हम इसका आंसर देंगे। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। सबसे पहले निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ सूरजमुखी गुलनार हैं, तो यहाँ पे जो हमें पिंक कलर का दिख रहा है ये सूरजमुखी है और ये गुलनार है ब्लू कलर का, तो कुछ हमें टकराता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कुछ सूरजमुखी गुलनार है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि सभी गुलनार सूरजमुखी हैं, तो कुछ सभी अगर गुलनार सूरजमुखी होते तो सूरजमुखी के डायग्राम के अंदर आता, यानी कि सभी गुलनार सूरजमुखी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सभी पिटूनिया गुलनार हैं, अगर सभी पिटूनिया गुलनार होती तो गुलनार के अंदर ये पिटूनिया का पूरा डायग्राम बनता, यानी कि ये वाला भी बिल्कुल गलत है। चौथे नंबर पे कह रहा है कि कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं है। अब कह रहा है कि गुलनार जितने भी हैं ये बिल्कुल सूरजमुखी नहीं है, लेकिन कुछ तो यहाँ पे सूरजमुखी हैं, यानी कि ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, जिसमें दिया गया है WX/Z A, B और C में से प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में शादियों में शामिल होना है। सी को ए के ठीक बाद शादी में शामिल होना है, बाई को बी, और इस तरह से दिया गया है। तो सबसे पहले हम सारे दिनों के नाम लिख लेंगे यहाँ पे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और यहाँ पे हो जाएगा ये संडे। ये सातों दिन हमारे हो गए। अब कह रहा है यहाँ पे सी को ए के ठीक बाद, यानी कि ए जब भी जाएगा तो सी बिल्कुल उसके बाद जाएगा, वो किसी भी दिन जा सकता है। फिर कह रहा है कि बाई को बी और डब्ल्यू से पहले किसी भी दिन जाना है, मतलब बी और डब्ल्यू के किसी भी दिन बाई जा सकता है पहले। फिर कह रहा है कि केवल जेड को ए से पहले शादी में शामिल होना है। ए से पहले सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जो जेड जो ए से पहले शादी में जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया है कि ए के पहले सिर्फ एक ही को जाना है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि जेड जाएगा मंडे को, फिर यहाँ पे जाएगा ए और फिर यहाँ पे जाएगा सी। तो ये तीन तो क्लियर हमको ऐसे ही पता चल गई, क्योंकि ए से पहले सिर्फ जेड जा रहा है, इससे पहले कोई नहीं जा रहा है, मतलब कि ए ट्यूसडे को ही जाएगा। फिर कह रहे हैं एक्स को शुक्रवार को शादी में शामिल होना है, तो ये भी क्लियर होगा कि भैया फ्राइडे को एक्स को शामिल होना है। अब कह रहे हैं कि बी को रविवार को शादी में शामिल नहीं होना है, यहाँ पे बी रविवार को शादी में शामिल नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे ये कन्फर्म हो गया है कि बी और डब्ल्यू यहाँ पे दोनों रहेंगे नीचे, क्योंकि बाई तो ऊपर आ जाएगा, ये क्लियर हो गया है। अब बी और डब्ल्यू में से किसी को करना है, तो बी रविवार को नहीं होगा शामिल, यानी बी जो है सैटरडे को होगा और डब्ल्यू संडे को होगा। ये हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ बन गया है। अब कह रहे हैं बाई को सप्ताह के किस दिन शादी में शामिल होना है, तो बाई हमारे जो कि वेडनेसडे के बाद थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन होंगे और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को इस तरह से सॉल्व करना होता है। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सिर्फ 1 मिनट के अंदर ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, इसमें कह रहा है कि यदि इस मूल श्रृंखला में प्रत्येक स्वर को किसी व्यंजन से बदल दें और प्रत्येक व्यंजन को किसी स्वर से बदल दें, तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन होंगे जिनके ठीक बाद एक प्रतीक होगा। तो जब हमसे श्रृंखला ये जो दी गई है इसमें सिर्फ यही पूछ रहा है कि कितने व्यंजन होंगे बदलने के बाद जिनके ठीक बाद एक प्रतीक होगा।
तो हम बदलें ही क्यों, सीधा जितने भी स्वर हैं उनको बदलना है तो स्वर के बाद ही देख लेते हैं कितने प्रतीक हैं, सीधा-सीधा जल्दी हो जाएगा। तो हम स्वर देख लेते हैं कितने हैं, सबसे पहले तो एक ये स्वर रहा, फिर ये वाला स्वर रहा, ये स्वर रहा, ये रहा एक ये रहा, इसके बाद यहाँ पे एक ये रहा और एक ये रहा। अब कह रहे हैं कि जिनके ठीक बाद एक प्रतीक होगा, तो यहाँ पे इसके बाद ठीक प्रतीक है बिल्कुल एक ये हो जाएगा, फिर इसके बाद है बिल्कुल 2 हो जाएँगे, फिर इसके बाद भी है 3 हो जाएँगे, फिर इसके बाद नहीं है ये एस डॉलर है शायद ये भी प्रतीक है तो ये हो जाएगा 4 हो जाएँगे। इसके बाद यहाँ पे एक ये है, इसके बाद भी है तो 5 हो जाएँगे, इसके बाद नहीं है, तो 5 ही हमारा सही आंसर यानी कि सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक ई के बाद हो गया, एक यू के बाद हो गया, इसके बाद एक आई के बाद हो गया, इसके बाद एक ई के बाद नहीं है, ओ के बाद हो गया +1 फिर यहाँ पे ए के बाद हो गया +1 इसके बाद नहीं है 1, 2, 3, 4, 5 ही हमारा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, इसमें 4 मित्र हैं जिनके नाम दिए गए हैं, एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। तो ये भी एक तरह से सीटिंग अरेंजमेंट जैसा ही सवाल है। तो 4 मित्र हैं, एक तो राम नरेश, सबका नाम आर से ही है, तो सबका नाम हमें अलग-अलग ही लिखना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि राम निवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम राम सिंह से ठीक पहले की है, तो यहाँ पे आ जाएँगे राम निवास। अब कह रहे हैं कि रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की, यानी कि यहाँ पे आ जाएँगे रमन और रमेश से ठीक 1 महीने बाद, तो रमेश ऊपर आ जाएँगे ऐसे में। अब कह रहे हैं राम निवास ने सितंबर में अपनी डिग्री प्राप्त की, तो राम निवास ने यहाँ पे सितंबर आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि और रमन ने राम निवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की थी, यानी कि रमन ने अगर राम निवास से पहले नहीं की थी तो ये लोग नीचे ही रहेंगे रमेश और रमन। तो ये क्लियर हो गया है कि ये जो हमने सीक्वेंस यहाँ पे बनाया है पहले नंबर पे इनको रख के फिर इनको सही बनाया है। अब कह रहे हैं कि रमन ने राम निवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की थी, रमेश ने अपनी डिग्री किस महीने में प्राप्त की थी? तो जब इन्होंने सितंबर में की है और लगातार महीनों में की है तो इन्होंने अक्टूबर में की होगी ओसीटी और इन्होंने करी होगी अक्टूबर के बाद नवंबर में और रमन ने करी होगी दिसंबर में। तो सबका हमको पता चल गया है और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रमेश ने अपनी डिग्री, तो रमेश ने नवंबर में करी थी और सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा बहुत ही सरल क्वेश्चन है 38 नंबर का। इसमें हमको ये जो चीज़ें दी गई हैं 6, 16, 4, 9, 8, 2 और 7। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम निम्न समीकरण में माइनस को मल्टीप्लाई के साथ और भाग वाले चिन्ह को प्लस के साथ परस्पर बदल देते हैं तो आंसर कितना आएगा? तो भाग वाले को प्लस से बदल रहे हैं तो पहला हमारा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले को माइनस से बदल रहे हैं, भाग वाले को प्लस से बदल रहे हैं, माइनस वाले को मल्टीप्लाई से बदल रहे हैं, प्लस वाले को भाग से बदल रहे हैं, मल्टीप्लाई वाले को माइनस से बदल रहे हैं। अब इसको हमको सॉल्व कर देना है। तो जो हमारा बोर्ड मास वाला नियम है उससे हम सॉल्व करेंगे। 6 प्लस सबसे पहले भाग वाले को सॉल्व कर देंगे, 4 प्लस 9 इंटू इसमें 2 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा माइनस का 7। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 16 माइनस का 4 प्लस का 9 चौका 36 माइनस का 7। अब यहाँ पे हम प्लस प्लस वाले देख लेते हैं और माइनस वाले देख लेते हैं। तो माइनस वाला एक तो 4 है और एक 7 है, तो माइनस का 11 आ जाएगा, प्लस के 36 और 16 और 6 हैं, तो 36 और 16 हो जाएगा 52 और 6 58 प्लस के हो जाएंगे। 58 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारा 47 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आया है हमारा 44 नंबर का सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा हमको आता है। सबसे पहले तो वर्गाकार मेज बड़ी-बड़ी बना लेते हैं जिससे कि हमें इसका जो सॉल्यूशन करने में है वो बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ करते हैं, मेज को थोड़ा हम यहाँ पे खिसका लेते हैं। एक मेज ये हो जाएगी, इसके बाद एक ये वाली मेज भी हो जाएगी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारी 2 मेजें हो गई। अब यहाँ पे हम इनको बैठाएँगे और अलग कलर से हम इसको बैठाएँगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो 4 कोनों पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और 4 यहाँ से ऐसे बीच में बैठे होंगे और सेम इस मेज पे भी यहाँ पे रहेगा। तो ये चीज़ें हमें दिमाग में फिट कर लेनी है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं करता, मैं डायरेक्ट कर देता। अब कह रहा है कि ए और बी सी
ए और सी दोनों सम्मुख कोनों पर बैठे हैं। सम्मुख कोनों पर बैठे हैं मतलब कि एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो इस चीज़ को भी हम रहने देंगे क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ेगा। फिर कह रहा है एफ और डी सम्मुख कोनों पर बैठे हैं। एफ और डी भी सम्मुख कोनों पर बैठे हैं। अब कह रहा है केवल जी ए और एफ के बीच में है। अब यहाँ पे ए और एफ दोनों की बात चल रही है तो हम शुरू से लिख लेंगे ए और सी दोनों सम्मुख कोणों पे बैठे हैं। तो एक तो ए यहाँ पे बैठ जाएगा और सी इधर हम बैठा देंगे। वहीं अगर उल्टा करना है हमको तो ए हम यहाँ पे इसको बैठा देंगे और सी हम इसको यहाँ बैठा देंगे। अगली चीज क्या कह रहे हैं यहाँ पे एफ और डी सम्मुख कोनों पर बैठे हैं तो एफ को हम यहाँ बैठा देंगे, डी को हम यहाँ बैठा देंगे या फिर डी को हम यहाँ बैठा के एफ को यहाँ बैठा देंगे। दो मेज इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि एक आगे मेज खत्म हो जाएगी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो। अगला कह रहा है यहाँ पे कि केवल जी ए और एफ के बीच में है। ए और एफ के बीच में केवल जी यहाँ पे भी आ सकते हैं या फिर जी यहाँ पे भी आ सकते हैं। अब अगली बात ये क्या कर रहा है केवल बी ए और डी के बीच में है। अब ए और डी के बीच में केवल बी है तो यहाँ पे भी आ सकते हैं और बी फिर इस मेज पे यहाँ पे भी आ सकते हैं। ये चीज भी हो गई हमारी। अब कह रहा है कि जी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है तो एफ के यहाँ पे तो दाईं ओर जी ऑलरेडी बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी जी दाईं ओर बिल्कुल बैठा हुआ है, सही बात है, दोनों पे ठीक है। अब कह रहा है ई और एच के जो ई है वो एच के दाएं दूसरे स्थान पर है। ई जो है एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसको एच को यहाँ बिठा देंगे तो दाईं ओर दूसरा यहाँ पे ई आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो मेज है ये पूरी हो गई है और सभी यहाँ पे बैठ गए हैं। यही चीज अगर यहाँ करते हैं हम तो एच के ठीक दाईं ओर तो एच यहाँ आ जाएगा और ई यहाँ पे आ जाएगा। तो सारी की सारी मेजें सेम बन गई हैं, हमें अलग अलग मेज की कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बनेंगे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी जो है डी यहाँ पर बैठा हुआ है, कह रहे हैं कि सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल पहला और दूसरे स्थान पर है, ये भी सही बात है और यही चीज यहाँ पे भी सेटिस्फाई होती है। अब कह रहा है कि डी हमारा जब मेज पूरा तो यहाँ पे जब हमारी मेज पूरी बन ही गई है तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये यहाँ पे बी है और बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर जी बैठे हुए हैं तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे में हमको एक ही मेज की जरूरत पड़ी है, चाहे कोई सी भी बना लेते हैं। कभी कभी हमको दो मेजों की जरूरत पड़ जाती है तो ऐसे में हम लोग दो मेज बना रहे थे, बाकी इसका जो काम है वो एक ही मेज में हो गया है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा बिल्कुल सही डायग्राम बनेगा और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये एक निश्चित कुछ भाषा में टी आर और बाई को अगर 63 लिख रहा है, वहीं एन ओ टी नॉट को अगर 49 लिख रहा है तो डी यू जी को क्या लिखेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो ऐसे में अगर हम लिखें टी तो अल्फाबेट का आपको नंबर याद होना चाहिए, ए से लेके जैसे ए का 1 है, जेड का 26 है, एच का 8 है, इस तरह से सारे नंबर आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे टी देख लेते हैं। टी हमारा 20 नंबर पे आता है, आर हमारा 18 नंबर पे आता है, बाई हमारा 25 नंबर पे आता है। अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 25 और 20 होगा 45 और 8 53 63 ही यहाँ पे जोड़ आ रहा है। ऐसे ही इसको देखेंगे तो यहाँ पे एन जो है हमारा 14 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, टी हमारा 20 नंबर पे आता है, इसको भी ऐड कर रहे हैं तो 49 हो रहा है। तो अब अच्छी बात है डी जो है हमारा 4 नंबर पे आता है, यू हमारा 21 नंबर पे आता है, जी हमारा 7 नंबर पे आता है, इसको जोड़ेंगे तो 21 और 7 28 और 4 32 32 हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, जिसमें कहा गया कि अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था, तो सप्ताह के किस दिन हुआ था ये हमको बताना है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसके लिए होता है डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस जो हमारे शताब्दी ईयर हो जाएंगे, मतलब कि सेंचुरी ईयर हो जाएगा, और इसको हम भाग दे देते हैं 7 से। तो डे तो हमारा दिया गया है 10 जनवरी, तो ये तो हम 10 आराम से ले लेंगे, लेकिन मंथ का एक कोड होता है, इस तरह से होता है 033 035 614 और 625। ये हमारा एक कोड होता है जो कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस तरह से चलता है। तो हमारा मंथ जनवरी है, पहला मंथ है, तो पहले मंथ के लिए हम 0 ही ले लेंगे। इसके बाद ईयर दिया गया है तो हमें जो 2012 दिया गया तो लास्ट के 2 अंक लिए जाते हैं, तो यहाँ पे 12 ले लेंगे। लीप ईयर के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा लीप ईयर है 12 में हम 4 से भाग दे देते हैं, तो 12 में जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारा लीप ईयर जो है 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लीप ईयर में 3 दे देंगे। और सेंचुरी ईयर के लिए हम 2000 में भाग देते हैं, 2000 में हम 400 से भाग दे देते हैं,
तो अगर पूरा कट रहा है रिमाइंडर, कुछ नहीं आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो हम 6 ले लेते हैं, अगर 1 आ रहा हो रिमाइंडर तो 4 ले लेते हैं, 2 आ रहा हो तो हम यहाँ पे 1 इस तरह से ले लेते हैं। और हमारा जो सेंचुरी है 0 कट रहा है सेंचुरी ईयर के लिए, तो जो इसका 0 अगर आ रहा है तो इस सेंचुरी ईयर को हम 6 ले लेंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी और याद करने से ही सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अब हम इस फॉर्मूले में हमारा रखते हैं, तो डे हमारा 10 जनवरी दिया गया है, प्लस मंथ का जो कोड है वो 0 है, प्लस ईयर हमारा लास्ट के 2 लेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, प्लस लीप ईयर हमने जो निकाला था 12 में 4 से भाग दे के तो 3 आ जाता है। सेंचुरी ईयर में हमने 400 से काटा था तो 2000 पूरे कट गए थे, तो 0 आया था। 0 के लिए जो हमारा कोड है वो 6 होता है और हम 7 से भाग दे देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और 12 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, 31 बजे 7 आएगा, 7 से पूरा काटेंगे 28 बार तो 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा। 3 रिमाइंडर के लिए यहाँ पे कोड होता है जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो 3 के लिए जो हमारा कोड आएगा, यहाँ पे संडे ऊपर आता है सॉरी, तो 3 के लिए जो कोड आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे हमारा तीसरे नंबर पे आएगा, तो मंगलवार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हम डिटेल में अगर कैलेंडर वाला कभी पढ़ाएंगे डिटेल में तो ये सारी चीज़ें बता देंगे कि जो चीज़ें हैं ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी अलग-अलग लोगों के अलग-अलग तरीके भी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का, जिसमें ये चिन्हों को बदल रहा है, तो हम अब की बार डायरेक्ट ही इसे चिन्हों को बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं। यहाँ पे है 25, फिर है 35, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहा है प्लस का अर्थ माइनस है, तो कहाँ पे प्लस है, 5 के बाद प्लस है, तो 5 के बाद प्लस की जगह माइनस लिख देंगे। फिर क्या है माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस 35 के बाद है, तो यहाँ पे भाग कर देंगे। फिर भाग का अर्थ यहाँ पे दे रहा है गुणा है, तो भाग 2 के पहले है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। गुणा का अर्थ प्लस कह रहा है पहले नंबर पे है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब इसको हम बोर्डमास नियम से सॉल्व कर देंगे। 25 प्लस 35 में 5 का भाग देंगे तो 7 आएगा, माइनस 7 और 2, 7 का 2 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट तो 14 यहाँ पे आ जाएगा। 25 प्लस का है 7 प्लस का है 32, 32 में से 14 जाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 18, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का, इसमें 4 ये जो कथन है ये दिया गया है, फिर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसके हमें आंसर दिखाना है कि जो है n अगर t से बड़ा है, ये सारी चीज़ें हमको दिखानी है। तो सबसे पहला हम ऑप्शन से ही इसको करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ट्राई करते हैं, n क्या t से बड़ा है या फिर नहीं। तो देखिए t इधर रहा हमारा, t बिल्कुल n यहाँ पे बराबर k है, k से बड़ा s है और s से बड़ा है t, तो t जो है n से बड़ा है ना कि n t से बड़ा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर p और d में करते हैं, तो d हमारा d को पकड़ते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। तो अब हम यहाँ से d को पकड़ते हैं, d ये रहा, तो d और p में हमें p यहाँ पे रहा, तो n से बड़ा है d जबकि k बराबर है n के, और k से बड़ा s भी है, और ये जो d है वो भी k से बड़ा माना जाएगा। फिर s इससे बड़ा t है, और ये जो t है t से भी बड़ा p है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि जो d से बड़ा p है या फिर नहीं है, क्योंकि n से बड़ा d है। तो बिल्कुल n k के बराबर है, तो ये क्लियर बात है कि हो सकता है बराबर होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि p बड़ा हो, लेकिन फिर भी इसको हम कॉमन रख लेते हैं। अगली बात करते हैं हम t और g की, तो t ये रहा और g यहाँ पे ये रहा, तो t से बड़ा p है और p से बड़ा g है, बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है g जो है t से बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं नहीं जाना है। अब इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। बाकी चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का, इसमें एक सीधी लाइन है और कह रहे हैं कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके बढ़े। मान लीजिए उत्तर दिशा है, ऐसे में एक लाइन है तो किसी भी तरह से हम दिशा मान सकते हैं, और इस तरह हम दिशा मान लेते हैं। कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 5 यहाँ से ऐसे हम बैठा लेंगे, 3 4 और ये 5। अब कह रहा है एस पी और आर दोनों के ठीक बगल में है, तो पी और आर के ठीक बगल में है अगर एस, तो या तो P आगे होगा या फिर R आगे होगा, तो इस तरह से 2 बन जाएंगे पेयर। फिर कह रहा है R S और Q दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब कह रहे हैं कि जो R है वो S और Q दोनों के बगल में बैठा है, तो S या तो Q इधर आ जाएगा या फिर Q इधर आ जाएगा। फिर कह रहा है Q R और T दोनों के ठीक बगल में है, जो Q है वो R और T, तो T इधर आ जाएगा या फिर T इधर आ जाएगा। फिर कह रहा है इनमें से कौन Q के ठीक बगल में बैठे हैं। Q के ठीक बगल में कौन बैठे हैं, तो R और T बैठे हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है।
तो आर और टी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे कथन और धारणा वाला सवाल आया है जो कि 2022 के ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। कथन में कह रहा है स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद से स्मार्टफ़ोनों और लैपटॉपों की माँग में काफ़ी वृद्धि हुई है। मतलब कि जब से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है तो स्मार्टफ़ोन या फिर लैपटॉप की एक स्टूडेंट को ज़रूरत होगी तो वो काफ़ी वृद्धि हुई है, ये कह रहा है। अब धारणा दी गई है यानी कि 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कह रहे हैं लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफ़ोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। बिल्कुल अगर ये चीज़ बिल्कुल सही है कि अगर जब वृद्धि हो रही है माँग में तो ऑब्वियस सी बात है कि खरीदने ही जा रहे होंगे। तो ये जो इनका धारणा बन है ये बिल्कुल सही है। अब दूसरी धारणा पे चलते हैं। दूसरी धारणा में कह रहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो देखो हमारे जो कथन था उसमें डेस्कटॉप या कंप्यूटर का कोई मेंशन नहीं किया गया था, तो इसको हम बिल्कुल सही नहीं मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देख लीजिए, सी में दिया गया है केवल धारणा 1 है, क्योंकि 2 को हम नहीं मान सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अभी ये फिर से कथन निष्कर्ष वाला सवाल है और छोटे-बड़े वाला। तो ऐसे में क्या है कथन जो है इसका एक सीरीज़ दी गई है और निष्कर्ष में 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि एफ बराबर क्या जेड है और क्या ई बी से बड़ा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम जेड को उठाते हैं, जेड इधर है, लेकिन जेड जो है जो बी से या तो बराबर है बी के या फिर बी से बड़ा है जेड और एफ इसके बिल्कुल बराबर है। तो ये हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि बीच में ये बड़े का निशान आ गया है, तो एफ और जेड को हम बराबर नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। कथन एक यहाँ पे सही नहीं है। दूसरी बात है ई क्या बी से बड़ा है, तो बी यहाँ पे है, बी बराबर एफ है और बिल्कुल एफ से बड़ा अगर है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर का, जिसमें कह रहा है एक श्रृंखला दी गई है सीरीज और कह रहे हैं ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक व्यंजन है या ठीक पहले एक स्वर है। मतलब कि उसके ठीक बाद व्यंजन होना चाहिए और ठीक पहले एक स्वर होना चाहिए। और जो प्रतीक है सबसे पहले हम प्रतीक पे निशान लगाएंगे। एक ये प्रतीक है, ये प्रतीक है, ये प्रतीक है, ये है, ये और ये इतने प्रतीक हैं। अब कह रहा है कि जिनके ठीक बाद एक व्यंजन हो और उसके ठीक पहले एक स्वर हो। तो देखते हैं किसके बाद व्यंजन है, इसके बाद है लेकिन स्वर नहीं है, इसके बाद है लेकिन कुछ नहीं है, इसके बाद भी नहीं है, इसके बाद एक व्यंजन है, इसके ठीक पहले एक स्वर भी है, तो एक यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद नहीं है और एक व्यंजन के बाद पहले स्वर चाहिए था लेकिन इसके बाद में है, इसके पहले है और ये दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नहीं है, इसके बाद यहाँ पे भी नहीं है, फिर यहाँ पे देखते हैं इसके ठीक पहले एक स्वर है, उसके ठीक बाद व्यंजन है, तो तीसरा ये हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं है, तो 3 सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी इसको क्रॉस चेक भी आप कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का, इसमें पेयर दिए गए हैं जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। चलिए देखते हैं अगर ऐसा कह रहा है कि 8 का 14 से है और 12 का 22 से है तो 21 का किससे होगा। तो एक चीज़ साफ-साफ दिख रही है कि 8 का गुणा 2 से हो रहा है तो 16 माइनस का 2 हो रहा है। ऐसे यहाँ पे 12 का गुणा 2 से हो रहा है, 12 दूनी 24 और माइनस का 2 हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी 21 का गुणा 2 से करके हम -2 कर देंगे तो 42 - 2 40 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर का, इसमें 6 गायक हैं और एक जुलाई महीने के अलग-अलग दिनों में यानी कि 12, 14, 16, 21, 25, 31वें दिन होंगे। तो इस तरह से हमको करना है 6 गायकों के लिए। तो 6 यहाँ पे निशान बना लेते हैं, 3, 4, 5, 6। ये कह रहा है कि डब्लू का जो संगीत कार्यक्रम है सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 12, 14, 16, 21, 25 और 31। अब यहाँ पे कह रहा है कि डब्लू का जो संगीत कार्यक्रम है वो एक्स से पहले है डब्लू का, लेकिन कह रहा है कि 21वें दिन नहीं है। 21वें दिन नहीं है और एक्स से पहले, यानी कि ये क्लियर हो गया कि या तो जो एक्स है वो 25वें दिन है या फिर 31वें दिन है। तो एक्स का तो यहाँ पे क्लियर पता चल गया कि इन दो में से कोई ना कोई है। अब कह रहा है कि भी का जो संगीत कार्यक्रम है वो 14वें दिन है। तो 14वें दिन भी क्लियर हो गया, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। फिर कह रहा है केवल ए का संगीत कार्यक्रम एक्स के संगीत कार्यक्रम के बाद है। केवल आ गया है तो यहाँ से हम एस एक्स को मिटा देंगे क्योंकि ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि ए का संगीत कार्यक्रम जो है एक्स के बाद है। ये कह रहा है कि वाई का संगीत कार्यक्रम बी के संगीत कार्यक्रम से पहले है। तो बी के पहले एक ही बार है तो वाई ये 12वें दिन पे हो जाएगा। अब कह रहा है
किस गायक का संगीत कार्यक्रम जुलाई के 21वें दिन पे है? तो यहाँ पे एक्स के पहले है और 21वें दिन पे डब्ल्यू नहीं है, तो 16वें दिन पे डब्ल्यू होगा। अब बीच में क्या बचा है? वी, डब्ल्यू, एक्स, बी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, तो जेड 21वें दिन पे हो जाएगा और 21वें दिन ही हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जेड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का। इसमें एक निश्चित कूट भाषा में प्रेसियस को KIVXRLF ये लिखा जाता है, क्लियर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो आप जब भी ऐसे कूट भाषा दी गई हो, ऐसे दिए गए हो, तो या तो हम देखते हैं कि कुछ प्लस हो रहा है ऐसे, या फिर कुछ माइनस हो रहा है, या फिर इनका उल्टा हो रहा है, या फिर कुछ गुणा हो रहा है, जो भी हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो P है, P का उल्टा K होता है, R का उल्टा I होता है, E का उल्टा V होता है, तो ये हमें दिख रहा है। इसी तरह C का उल्टा X होता है, L का उल्टा O होता है, तो हमें दिख रहा है कि ये जो है इसके अपोजिट वर्ड हो रहे हैं, जैसे कि A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, इसी प्रकार L का अपोजिट O होता है, सभी का ऐसे अपोजिट रहते हैं। 1, 2, 3 से लेके जो 26 तक जाते हैं, तो उल्टा 26 से लेके 1 तक इस तरह जाता है। तो इसी प्रकार हम जो डेटाइंग लिखा हुआ है, इसका हम निकालेंगे कि इसका उल्टा क्या होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है DIRTYING, और ये उल्टे जो अपोजिट इनके वर्णमाला के जो अक्षर हैं, लेटर हैं, इनका उल्टा आपको याद होना चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि डी का जो उल्टा है वो डब्लू होता है, तो डी का उल्टा डब्लू हो जाएगा। इसके बाद हमें फिर से एक चीज पता है कि आई का उल्टा आर होता है। आर का उल्टा, जब आई का उल्टा आर होता है तो आर का उल्टा आई होता है। इसके बाद टी का उल्टा जी होता है। इसके बाद वाई का उल्टा बी होता है। उसके बाद आई का उल्टा आर होता है। एन का उल्टा एम होता है। जी का उल्टा टी होता है। तो यहाँ से हम मिला सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का, जो कि फिर से कथन और निष्कर्ष का आया है, तो उसे हम पिछले तरीके से ही करते हैं। यहाँ पे हम झरने को मान लेते हैं JH, नाले को मान लेते हैं N, फिर यहाँ पे खाड़ियों को मान लेते हैं K या फिर KH, और यहाँ पे नल हैं जो नल को मान लेते हैं हम NAL, सीधा नल ही मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे उसी तरह से जैसे पहले बनाए थे। तो यहाँ पे कह रहा है सभी झरने नाले हैं, तो नाले के अंदर सभी झरने आ जाएंगे। यहाँ पे हम एक बड़ा गोला बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सभी झरने हैं, तो झरने इसके अंदर बना लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा झरना और ये हो जाएगा हमारा नाले का। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ नाले खाड़ियाँ हैं, तो जितने ये यहाँ पे नाले लिखे हुए हैं तो इनको कुछ जोड़ना है अगर, तो इसके साइड में हम एक और गोला बना लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा खाड़ियों का। तो ये जो है ये खाड़ियों का हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी खाड़ी नल नहीं है। जब ये खाड़ी कोई नल नहीं है तो ये यहाँ पे दूर की तरफ बन जाएगा, इससे किसी से भी अटैच नहीं रहेगा, और ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे नल का। तो ये हमारा डायग्राम बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं, जो कि 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कह रहा है कुछ नल खाड़ियाँ हैं, तो क्या हमें नल और खाड़ियाँ कुछ हैं? बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कोई झरना नल नहीं है, कोई भी झरना नल नहीं है, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि खाड़ियाँ नल नहीं है ये तो हमें कहा था, लेकिन झरना नल है या नहीं ये हमें नहीं बताया गया था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि कुछ नाले झरने हैं, तो कुछ नाले झरने हैं, सभी झरने नाले थे तो कुछ नाले झरने होंगे, तो हमारा जो निष्कर्ष 3 है वो बिल्कुल पालन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का। इसमें एक आरेख दिया गया है, इसका अध्ययन करके हमें, जिसमें कहा गया है ए को शिक्षाविद, ई को शिक्षक, डी को महिलाएं, बी को पुरुष, सी को चिकित्सक कहा गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए को कहा है यहाँ पे शिक्षाविद, ई को कहा है यहाँ पे शिक्षक, डी को कहा है यहाँ पे महिलाएं, बी को कहा है यहाँ पे पुरुष, सी को कहा है यहाँ पे चिकित्सक। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहे हैं ये
कह रहे हैं कि जो 3 यहाँ पे पैराग्राफ दिए गए हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि तीनों का जोड़ क्या होगा? तो सबसे पहला कह रहा है कि वे महिला शिक्षाविद जो शिक्षक नहीं है। सबसे पहले हम महिला देखते हैं, महिला डी को कहा गया है। तो ये वाली यहाँ पे महिला है जो कि टोटल 63 दिखा रहा है और बाकी और अंदर भी हैं। तो इसमें कह रहा है कि वे महिला शिक्षाविद, शिक्षाविद के लिए यहाँ पे ए लिख रहा है जो ए के अंदर आती हैं। तो ए के अंदर यहाँ पे 19 आ रहे हैं जो कि महिलाएँ हैं। इसके बाद कह रहा है जो शिक्षक भी हैं, शिक्षक के लिए ई लिख रहा है तो ई के अंदर भी ये 19 आ रहे हैं। तो हमारा पहला जो पैराग्राफ है इसके हमारा जो जोड़ है वो 19 आ गया है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है दूसरा पॉइंट, वे शिक्षक जो चिकित्सक हैं। शिक्षक के लिए ई लिख रहा है तो ई के अंदर इतने सारे आ रहे हैं। अब कह रहा है जो चिकित्सक हैं तो चिकित्सक के लिए सी लिख रहा है। तो ई ऐसे जो सी के अंदर आ रहे हों तो ऐसे सिर्फ 20 ही हैं। तो दूसरे का हमारा जो योग है वो 20 आ जाएगा। तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि वे पुरुष जो ना तो शिक्षक हैं और ना ही शिक्षाविद हैं। तो पुरुष के लिए यहाँ पे लिख रहा है बी, तो ये बी हो जाएगा। बी के अंदर 28 और 12 अलग-अलग आ रहे हैं। तो कह रहे हैं जो ना तो शिक्षक हैं और ना ही शिक्षाविद हैं। तो शिक्षक के लिए ई लिख रहा है और शिक्षाविद के लिए ए। तो ना तो वो ई के अंदर आए ना है ए के अंदर आए। तो ई यहाँ पे ये वाला बन रहा है। तो ऐसे सिर्फ 28 ही फिर बच रहे हैं। तो तीसरे पॉइंट का योग 28 आ जाएगा। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे 19 को, 20 को और 28 का। तो इन जो इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है 94 नंबर का रीजनिंग का, जिसमें अक्षर युग्म दिए गए हैं। तो जो पहला अक्षर है यहाँ पे दूसरे अक्षर से उस प्रकार संबंधित है, इसी प्रकार दूसरा जो अक्षर है वो इससे संबंधित है। तो हमें बताना है कि इन ऑप्शन में बिल्कुल इसी तरह से संबंधित कौन सा ऑप्शन है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है TORPED और O, जो कि संबंधित है DEOOPR और T से। किस प्रकार संबंधित है चलिए बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं, पहले ए आता है, फिर BCDEFGHIJKL, इस प्रकार से जो आती है वर्णमाला, तो क्रम से ये चलती है। तो ये जो TORPEDO है, इसमें सबसे पहले डी आएगा तो डी लिखा हुआ है, फिर ई आएगा ई लिखा हुआ है, फिर ओ आएगा तो ये ओ लिखा हुआ है, फिर पी, फिर आर, फिर टी, ऐसे लिखे हुए हैं। तो इसी प्रकार ये भी जो फिल कर लिखा हुआ है ये भी सेम है। तो ऑप्शन में हम फिर से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसी आधार पे तर्क आ रहा है। तो इसमें जैसे कि ये साइनिकल है, इसमें पहले ए आएगा तो ये लिखा हुआ है, फिर सी आएगा, फिर सी आएगा तो ये सी लिखा हुआ है, फिर आई आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले एल लिख दिया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं पैटर्न में, इसमें सबसे पहले ए आएगा, ए लिखा हुआ है, फिर ई आता है वर्णमाला में तो ई आएगा, फिर आई आएगा, आई भी लिखा है, फिर एन आएगा तो एन लिखा है, फिर पी, फिर आर, फिर टी, तो पी आर टी भी लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा और ऑप्शन को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कई सारे तर्क होते हैं रीजनिंग में, बाकी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो सारे तर्क आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएँगे। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी आज की, जो कि 17 अगस्त 2022 की तीसरी शिफ्ट की थी, जो कि हमने पूरी कंप्लीट कर ली है और उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बाकी रीजनिंग की हमारी ये पहली क्लास है, कैसी क्या रही है इसके बारे में आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।